नमस्कार, मैं राधा मैम विज्ञान पर टीम की तरफ से फिर से आपके लिए एक बार लेकर आई हूँ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी। बट इस बार क्लास 10 साइंस के लिए नहीं, क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री ऑल डन। तो अब हमने जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम दे लिया, काफी कुछ हमारा जो स्ट्रेस लेवल है अब कम हो जाना चाहिए। और इन दोनों बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स हमने की हैं या जो गलतियां हमने की हैं या जो हमसे हो गई, हम उन सबको अपने दिमाग में रखें और बस ये जो राधा मैम आज ये स्ट्रेटजीज बता रही हैं इनको फॉलो करें। सो विदाउट टेकिंग मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो आपको हर टीचर बोलता है, वो कहता है भाई चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट हो, एनटीए कहता है नीट और सीबीएसई कहता है कि बोर्ड एग्जाम आपके बायोलॉजी से रिलेटेड मैं बात करूंगी वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। तो सीधी सी बात है, फोकस करिए किसके ऊपर, एनसीईआरटी। और जो वेटेज आपको सीबीएसई ने दिया हुआ है अलग अलग चैप्टर्स के लिए, उनको आप अपने दिमाग में रखिए और तैयारी कीजिए। देखिए कैसे, रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है वो 16 मार्क्स की है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 20 मार्क्स। और आप सोचिए अगर आपने केवल इन दोनों यूनिट्स पर भी अगर फोकस कर लिया तो आपके 36 मार्क्स यानी 70 में से 50% से ज्यादा मार्क्स तो यही कवर कर रही हैं दो यूनिट्स। तो आपके ऊपर है, देखिए सारा वेटेज यहां लिखा हुआ है, मार्क्स ये लिखे हुए हैं। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं और अब मुझे ज्यादा फोकस करना है, मेरे लिए जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। अगर आपको लगता है यार बायोटेक टफ है, तो क्यों ना हम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन पर फोकस करें। तो वेटेज आपके सामने है, स्ट्रैटेजीज आपको प्लान करनी है और मार्क्स आपकी पॉकेट में। क्लियर? तो आप बस फोकस कीजिए ऑन द वेटेज ऑफ द चैप्टर। जो यूनिट आपको लगता है कि आपके बस में है, आपको बस जस्ट उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो आप उन पर ज्यादा फोकस कीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू विल अचीव द मार्क्स। बस बार बार एक ही चीज बोली जा रही है, गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर फोकस कीजिए थॉरोली। आपको बस करना क्या है कि जो एनसीईआरटी है उसका कोई भी डायग्राम आपको छोड़ करके नहीं जाना है। कोई भी मतलब कोई भी डायग्राम, छोटे से छोटा डायग्राम, उस छोटे से छोटे डायग्राम की छोटे से छोटी लेबलिंग को आपको अपने दिमाग में रखना है। और हाँ, एक और चीज, हर डायग्राम के नीचे जो फिगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है फिगर 6.1, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है फिगर 6.1 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो हर डायग्राम के नीचे जो एक लाइन लिखी जाती है, आपको उस लाइन पर भी उतना ही फोकस करना है जितना कि आप डायग्राम पर फोकस करेंगे। क्योंकि आपसे बोला क्या जाएगा, गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये डायग्राम है किस चीज का, तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, राइट? तो आपको डायग्राम पर भी फोकस करना है, उसकी लेबलिंग्स पर भी उतना ही फोकस करना है, और नीचे ये जो लाइन दिखी हुई है उस पर भी फोकस रखना है कि ये डायग्राम किस चीज से रिलेटेड है। एक यहां पर मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में जो आपका इवोल्यूशन है, राइट, इवोल्यूशन के डायग्राम बच्चे बड़ा निग्लेक्ट करते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इस डायग्राम की, ये जो डायग्राम है ना, इससे डर के बच्चे भागते हैं। इस चैप्टर में इसी तरीके के दो डायग्राम्स दिए हैं। वन डायग्राम इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड द अनदर वन इज रिलेटेड टू एनिमल्स। बस आपको ये दोनों डायग्राम्स जो इस इवोल्यूशन चैप्टर में दिए हैं, इन पर फोकस भी रखना है, इनको याद भी करना है, इनको अच्छी तरीके से मेमोराइज करना है, और यहां जो लेबलिंग्स दी हुई हैं उनको आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। क्या हुआ था कि लास्ट ईयर बच्चों ने इसको निग्लेक्ट किया और क्वेश्चन इसी पर आ गया। इसी पर मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है, प्लांट्स वाला पार्ट, उस पर डायग्राम्स आ गए, डायग्राम्स भी आ गए प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो हमें कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी का निग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी की बुक में जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होती है उसके आगे उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और पीछे की तरफ उसकी समरी दी जाती है।
मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप पीछे जो समरी दी गई है और स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया है, आप उसको भी निग्लेक्ट ना करें। इंट्रोडक्शन और समरी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि चैप्टर का बीच का पार्ट या बीच का पोर्शन। अब बायो एक चीज पर और फोकस करता है, दैट इज रे डायग्राम। देखिए, साल भर आपने जो पढ़ा है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उन बच्चों को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता जो साल भर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं। लेकिन हाँ, अब क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, मुश्किल से हमारे पास एक हफ्ता बचा है, तो अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये कहती है कि स्मार्ट स्टडी की जाए। और स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी है कि आप जो भी कुछ याद कर रहे हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं, उसके इस तरीके से आप रे डायग्राम बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की। अब जिन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में गैमीट इन्वॉल्व है, वो स्ट्रैटेजीज आप एक तरफ लिख लीजिए, और जो टेक्निक्स जाइगोट जिनके अंदर इन्वॉल्व है, आप उन सारे प्लान्स को, उन सारे टेक्नोलॉजीज को आप एक साइड में लिख लीजिए। तो इस तरीके से जब आप एक रे डायग्राम बनाकर कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है। आपको क्या करना है? बस ये पॉइंट्स याद रखना है। इलैबोरेट तो हम आसानी से, जो हमारा बी सेक्शन होगा, सी सेक्शन होगा, या डी सेक्शन होगा, या ई सेक्शन होगा, इलैबोरेट करना हमारे हाथ में है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस वक्त हम आंसर्स लिख रहे हैं, उस वक्त हमें बस ये पॉइंट्स याद आ जाए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्या आप प्रैक्टिस करिए नीट एंड लेबल डायग्राम्स की, ठीक है? जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल मत छोड़ के जाइए, डबल फर्टिलाइजेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट है उसको बिल्कुल मत छोड़िए, एंड इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ग्राफ है, उसको आप बिल्कुल ना छोड़ें। क्वेश्चंस जरूर आते हैं, और बार बार एक ही चीज कही जाती है। हर अच्छा इंस्टीट्यूट, हर अच्छा स्कूल, हर अच्छा टीचर एक ही चीज पर फोकस करता है कि भाई आप जो है कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए, मतलब आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए रादर देन रोट मेमोराइजेशन। देखिए, अब सीबीएसई भी इस बात पर फोकस करती है कि हमें बच्चे को रटवाना नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बच्चे को रटवाना नहीं है। आप बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दीजिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो भाई आप उसको कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दो, कितना भी घुमा करके आप उसको क्वेश्चन दे दो, आपको उसका परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, हम अगर अपने विज्ञान पथ की बात करें, विज्ञान पथ में हमने यहां बच्चों को इतनी प्रैक्टिस करवाई है, किसके ऊपर? केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस के कम से कम 10 टेस्ट मैंने अपने सामने ले लिए हैं। तो आप अभी भी उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाते रहिए, उनको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन, क्योंकि असर्शन रीजन ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्या? ए और बी पार्ट। क्लियर? बच्चे सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो ए और बी में करते हैं कि असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट वेदर रीजन इज क्लियरिंग द असर्शन और नॉट, या वेदर रीजन इज रिलेटेड टू असर्शन और नॉट। तो बच्चे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो ए और बी में करते हैं रादर देन सी और डी। तो कोई बात नहीं, गलतियां एक तरफ, प्रैक्टिस अपनी एक तरफ। और प्रैक्टिस क्या कहती है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है? जितनी प्रैक्टिस करोगे, छोटी छोटी गलतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। देखिए, आप जो है पिछले कुछ सालों के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व जरूर कर लीजिए। पिछले 5 सालों के पेपर्स तो आपके पास होने ही चाहिए। जिस बच्चे ने पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए, जब उसके सामने इस साल का पेपर आएगा तो उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कोई नई चीज देख रहा हूं। उसको ऐसा लगेगा, अरे यार ये पेपर तो मैंने कई बार मैंने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। तो याद रखिए, आपको पिछले 5 सालों के पेपर्स सॉल्व करने हैं हर हाल में। क्लियर? कि आप जब भी इस तरह का पेपर करें, टाइम योरसेल्फ, आपके सामने एक वॉच या एक क्लॉक जरूर होनी चाहिए। जब आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ गए, जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ गए, फिर आपको यह मान के चलना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं।
किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को बिल्कुल स्ट्रिक्ट उनको बोल दीजिए कि भाई ये मेरा कमरा, ये रहे मेरे 3 घंटे, इन 3 घंटे के अंदर ना तो मुझे कोई पानी के लिए पूछे ना खाने के लिए। 3 घंटे जैसे ही मेरे खत्म होंगे मैं खुद बाहर निकलूंगा और जो भी उस वक्त मेरी प्रायोरिटी होगी आई विल डू अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए तो मैं आपको लिख करके दे रही हूं, कोई भी आपको 90+ अचीव करने से नहीं रोक पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, जब आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर ले तो आप उनकी जो आंसर कीज हैं उनके साथ अपने आंसर्स को जरूर मैच कीजिए। और फिर आपको जो लगे कि नहीं यार ये मेरे से गलती हो गई है, आप कोशिश कीजिए अपने दिमाग में उन गलतियों को बिल्कुल बिठा लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो वो गलती आप रिपीट ना करें। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड आपको दिख रही है उसमें हमने 3 चीजों के बारे में बेसिकली बात की है कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, टाइम अपने दिमाग में रख करके उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, प्लस जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं उनको आप ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिए, उनको आप इवैल्यूएट भी कीजिए कि आपने क्या लिखा है, क्या लिखना चाहिए था, क्या मिस्टेक हुई हैं और हम उन मिस्टेक्स को कैसे रिपीट नहीं करेंगे। राइट? चलिए, ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन पेपर आएगा और अब तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके बाद में इम्प्रूव द आंसर राइटिंग स्किल्स। मैंने अपनी जब मैंने यहाँ पर 10th के बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कुछ बातों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ये 12th वाला वीडियो देखें, एक बार आप उस 10th साइंस वाले वीडियो को भी जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने कुछ चीजें जो बता दी हैं वो चीजें हम यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग स्किल। टीचर सेम, नोट सेम, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मार्क्स 90+, कुछ के 95+, कुछ के 98+ और कुछ के क्या लेस देन 85। क्यों? सारा खेल इस चीज का है, क्या? आंसर राइटिंग स्किल्स। ओके, बार बार हर टीचर, पूरा साल हो गया आप लोगों को बताते बताते कि भाई अपने को किस चीज पर फोकस करना है, अपने को फोकस करना है टू द पॉइंट आंसर लिखने में। हमें बहुत ज्यादा अपना टाइम इधर उधर की बातें करने में, बातें लिखने में नहीं बिताना। देखिए, साइंस तो वैसे भी फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो साइंस आपसे क्या कहती है कि आप उतना ही लिखिए जितनी जरूरत है, लेकिन वो लिखिए जो सही है। तो आप जो है अपने आंसर्स कैसे लिखेंगे? टू द पॉइंट लिखेंगे और उनका भी एक तरीका होगा। स्पेशली यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर्स की। जो आपका सेक्शन सी है और जो आपका सेक्शन ई है वो लॉन्ग आंसर से रिलेटेड है ना? सी में आपको आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स और ई में आ जाते हैं आपको वेरी लॉन्ग आंसर्स। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आपके आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देंगे कि आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आप एक्सप्लेनेशन देंगे और लास्ट में आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो आप जो भी आंसर अपनी आंसर शीट में लिखें उसमें आप एक स्ट्रक्चर को फोकस में रखकर अपना आंसर लिखें और फिर देखिए आपका प्रेजेंटेशन आपको कैसे बाकी बच्चों से अलग करता है। नेक्स्ट, बार बार एक ही चीज पर फोकस करती है राधा मैम, क्या? डायग्राम्स। स्पेशली जो आपका सेक्शन सी है और आपका सेक्शन ई है, बार बार एक चीज बोलती हूं, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, डायग्राम हैज टू बी ड्रॉन इन एवरी आंसर। क्योंकि जब आप डायग्राम ड्रॉ कर देते हो तो जो आपके एग्जामिनर हैं, जो आपके इवैल्यूएटर्स हैं, उनको एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि भाई बच्चा बहुत क्लियर है अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ इवैल्यूएटर्स थ्योरी पर भी इतना फोकस नहीं करेंगे जितना डायग्राम्स, और अगर डायग्राम में आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है तो बहुत क्लैरिटी होती है इस बात की कि बच्चे ने जो डायग्राम में लिखा है वही बच्चे ने अपने थ्योरी वाले आंसर में लिखा है। तो कई बार उसको इतना वेटेज ना दे करके डायग्राम को वेटेज दे करके मार्किंग कर दी जाती है।
तो आपके जो लॉन्ग आंसर्स हैं, स्पेशली सेक्शन सी और सेक्शन ई, उनमें डायग्राम्स बनाना कंपलसरी है. क्लियर? So use diagrams wherever possible because they fetch extra marks for you. And then highlight the key points. ये तो जब आप छोटी से छोटी क्लास में थे तब भी टीचर्स आपसे क्या बोलते थे, एक पेंसिल ले लो या एक हाइलाइटर ले लो और जो आपको लगता है कि मेरा पूरा आंसर इस वर्ड के ऊपर बेस्ड है उसको आप हाईलाइट कर दो. अगर आप हाइलाइटर यूज नहीं करना चाहते तो आप अंडरलाइन कीजिए किसको, कीवर्ड्स को. क्लियर? तो इस स्लाइड में हमने बात की कि आपका जो आंसर है उसका एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें आप इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन दिखाएंगे. आप डायग्राम्स यूज करेंगे जहां जहां पॉसिबिलिटी है आपके लिए, और लास्ट है कि आप की पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए उनको, या आप उनको बुलेट पॉइंट से भी शो कर सकते हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है. डेफिनेटली जिन बच्चों ने भी इन पॉइंट्स को ध्यान रखा वो अपने आप को भीड़ से थोड़ा सा जरूर अलग दिखाएंगे. राइट? अब उसके बाद देखिए, अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है. अब आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए ना कोई दिन है ना कोई रात. अगर आपको लगता है कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, रात के 2 बज रहे हैं, उठ जाइए, पढ़ना शुरू कीजिए. आपको लगता है कि सुबह 10 बजे मुझे नींद आ रही है, आप सुबह 10 बजे सो जाइए. क्यों? क्योंकि अब आपके लिए दिन और रात एक है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं. बिल्कुल आपका एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद आप लिख रहे होंगे, है ना? तो इस वक्त हमें फोकस किन चीजों पर करना है? रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली. आपको अगर लगता है कि आज मैंने ये 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, रात को सोने से पहले उन 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या उनके की आंसर्स या की वर्ड्स या जो भी आपने रे डायग्राम बनाया है उसको एक बार रिवाइज करके जरूर सोइए. अगले दिन आपने फिर 3 चैप्टर्स कर लिए, तो नेक्स्ट डे आप कितने चैप्टर्स को रिवाइज करके सोएंगे? 6 चैप्टर्स को रिवाइज करके. तो कहा जा रहा है स्लाइड में, क्या रिवाइज कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिससे कि आपको लास्ट मिनट में हड़बड़ी या कोई कंफ्यूजन ना हो. ग्रुप स्टडी. अगर आपको लगता है कि भाई मेरे ये 2-4 फ्रेंड्स हैं जिनका एम है कि हम लाइफ में कुछ अचीव करें, तो फिर आप ऐसे दोस्तों को अपने साथ रख सकते हो. किस लिए? ग्रुप स्टडी के लिए. ग्रुप स्टडी के फायदे भी बहुत हैं, बट वही चीज है कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है. अगर आपको लगता है अचीवर्स आपके साथ में हैं, पढ़ने वाले बच्चे आपके साथ में हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल ले लीजिए अपने साथ. जब आप ग्रुप स्टडी करते हो, आलस आपसे दूर भागता है, नींद आपसे दूर भागती है, और एक दूसरे से कॉम्पीट करने की जो भावना है वो और ज्यादा प्रबल हो जाती है कि यार ये इतना पढ़ रहा है, मैं पीछे क्यों रह गया, मेरे को भी नहीं सोना, मुझे भी इतना कंप्लीट करना ही करना है. तो इस वक्त अगर आपकी फौज दोस्तों की अच्छी है तो उसमें से कुछ बहुत अच्छे अपने प्यारे पढ़ने वाले दोस्त चुन लीजिए और बस ग्रुप स्टडी कीजिए. अंडरस्टूड? एंड इसमें हाँ, ये थोड़ा सा आपको मैं बोलूंगी, जब आप ग्रुप स्टडी वगैरह करते हो, ये उस पॉइंट से रिलेटेड है ग्रुप स्टडी. तो जब आपने कोई एक टॉपिक ले लिया और पढ़ लिया, सपोज आप रात में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए और जैसे ही आपका वो टॉपिक खत्म हो, सारे दोस्त एक साथ मिल जाइए और एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछिए. उससे क्या होगा? आपका इंटरेस्ट पढ़ने में एनहांस होगा, बढ़ेगा. क्लियर? तो ये सब कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी आखिरी के कुछ दिनों में और ज्यादा पढ़ने के लिए. राइट? अब देखिए, ये थोड़ा सा मदरली टच आ गया, और इस वक्त पेरेंट्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको पता है कि आपका बच्चा डेली रूटीन से अलग हटकर कुछ कर रहा है, तो आप भी अपना रूटीन थोड़ा सा अलग कर लीजिए. आप इंश्योर कीजिए कि आपका बच्चा प्रॉपर नींद ले ले. मैंने पहले भी कहा, नींद का कोई टाइम नहीं होगा. अब अगर आपके बच्चे को लग रहा है मुझे रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही, पढ़ने दीजिए, आप भी जग लीजिए उसके साथ. अगर आपके बच्चे को लग रहा है सुबह 9 बजे मम्मा मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो आप उसको बिल्कुल ये ना बोले कि अरे ये कोई सोने का टाइम है. नहीं, उसकी बॉडी डिमांड कर रही है कि मैं रात भर पढ़ाऊं और मुझे सुबह के टाइम सोना है 9 बजे. आप उसको आराम से सोने दीजिए. अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एग्जाम के लिए, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे कॉमर्स हो, सबके लिए सेम है.
आप टाइम को वैल्यू कीजिए, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर कम से कम 20 मिनट पहले पहुंचिए, क्योंकि ये टाइम स्लॉट अब आपको क्लियर हो चुका होगा। आप अपने एग्जाम सेंटर पर, मैंने यहाँ जो आपको टाइम शो किया हुआ है, कम से कम 15 मिनट पहले का टाइम है, ठीक है। आप अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम 9:45 पहुंच जाइए, क्योंकि 10 बजे आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। 10 बजे आप अपने रूम के अंदर बैठा दिए जाते हो। 10 बजे के जैसे ही घड़ी में 10 बजेंगे, आपको आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और आप उस आंसर शीट पर जो पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं आप उनको फिल करना शुरू कर देते हो और आपको क्वेश्चन पेपर आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 10:15 बजे, 10:15 पर। यानी आपको पूरा टाइम दिया जाता है 15 मिनट का कि आप आराम से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें। 15 मिनट किस लिए दिए जाते हैं? कि आप अपना फोकस उस क्वेश्चन पेपर पर लगाएं, ना कि इधर उधर देखने में कि बाकी सबको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, इजी है, टफ है, या फिर इशारेबाजी करके आप उनसे एमसीक्यूज के आंसर पूछे। नो, डोंट डू दैट। हैव कॉन्फिडेंस इन यू कि मेरे से ज्यादा किसी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने साल भर भी पढ़ाई की है और मैंने लास्ट के डेज में कुछ ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जिनसे मेरे नंबर मुझे बाकी भीड़ से थोड़ा सा अलग बनाएंगे, राइट? तो आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कितने बजे? 10:15 बजे। और 10:30 बजे करेक्ट एक बेल होगी जो आपसे ये कहेगी कि अब आप आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सब बच्चे अब तक फैमिलियर हो चुके होंगे। ये आपकी आंसर शीट, ये इसका फ्रंट पेज, इसमें आपको सारे पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर आपने पूरे साल भर इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं कि अब तो मुझे लगता है कि ये सब आपको बिल्कुल रट गया होगा। आपको हर क्वेश्चन के पेपर के ऊपर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने सेक्शंस हैं? उसमें 5 सेक्शंस हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 33 क्वेश्चंस हैं। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है आपके लिए, बट हाँ, हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस, कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, लिखा हुआ है इंटरनल चॉइसेस हैव बीन गिवन इन अ फ्यू क्वेश्चंस। और जहां पर भी आपको इंटरनल चॉइस दी जाती है वहां आपको दोनों चॉइसेस में से जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे मेरे पूरे मार्क्स दिलवाएगा, कहीं इधर उधर नहीं होने देगा, आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, फिर वही चीज, बच्चे चाहे 2 एग्जाम दे लें, 3 दे लें, 4 दे लें, जब भी अपने उस पर्टिकुलर टीचर के पास आते हैं पूछेंगे, मैडम ये बताइए हम बायो सेक्शन ए से स्टार्ट करें या सेक्शन ई से स्टार्ट करें? अरे भाई, साल भर मेहनत की है, फिर बात बोल रही हूं, डरना किस बात का? कहीं से भी स्टार्ट करो। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हो, एमसीक्यूज हैं, आंसर आते ही हैं, करेक्ट आंसर पर टिक 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 मार्क्स कीजिए और बस उसके बाद एक एक नंबर ले जाइए। सेक्शन ई से स्टार्ट करते हो, लॉन्ग आंसर्स हैं, आंसर्स आते ही हैं, 5 नंबर ले जाइए। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट करते हो, सेक्शन ई से स्टार्ट करते हो, अटेम्प्ट तो आपको सारे सेक्शंस ही करने हैं ना, और करने भी वही 3 घंटे के अंदर अंदर है। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, इट्स अप टू यू। बस कॉन्फिडेंस लेवल अपना नीचे मत आने देना, चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो, मार्क्स आपके पास ही आएंगे, राइट? अगर हम सेक्शन ए की बात करें इसमें, तो सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का। एमसीक्यू टाइप है, स्कोरिंग सेक्शन है। आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आंसर उसका करेक्ट है, 1 नंबर आपकी झोली में। अब देखिए, यहां लिखा है कि आप जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? सेक्शन ए, और उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर नंबर 1, और आप उसका आंसर लिख देंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब आप आंसर लिखें, स्पेशली हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, जब भी आप आंसर लिखें, नेक्स्ट आंसर लिखने से पहले आप कम से कम एक लाइन जरूर छोड़ दें। किस लिए? इट गिव्स अ नीट एंड टाइडी लुक टू योर आंसर शीट। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, हम ऑप्शन लिख देते हैं लेकिन उसका स्टेटमेंट नहीं लिखते। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पोलन ग्रेन्स इज। एक क्वेश्चन दे दिया गया आपको, एमसीक्यूज 1 मार्क।
इसके ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं कि भाई माइक्रोस्पोरेंजियम में जो 4 लेयर्स होती हैं उसमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टैपिटम। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधा इसका ऑप्शन लिखते हैं कि भाई करेक्ट आंसर इज टैपिटम, उन्होंने वहां पर डी लिख दिया। लेकिन आपको अकेला यहां पर डी नहीं लिखना है, आपको यहां पर ऑप्शन जो आपने लिखा डी, इसके साथ आप स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे एंड द स्टेटमेंट इज टैपिटम। क्लियर? और जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा टैपिटम, आपका आंसर करेक्ट, मतलब आपका इवैल्यूएटर बिल्कुल क्लियर होता है कि बच्चे को इसका आंसर बिल्कुल परफेक्टली पता है कि ऑप्शन है डी और आंसर है टैपिटम। उसने कहीं पर भी कोई गैसेस या कोई तुक्का नहीं मारा, राइट? उसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी कहता है हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। और इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। बहुत ही शॉर्ट में आपको आंसर्स लिखने हैं, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। रेंज जो होगा आपके आंसर्स का वो 30 से 50 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। आंसर जो है वो आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए कि जो चेक कर रहा है उसको समझ तो आए। और हाँ, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने के बाद में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। इसमें आपको थोड़े से क्वेश्चंस इलैबोरेटेड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 28 तक ये सेक्शन आपका रहेगा। शॉर्ट आंसर्स हैं, पहले वाला वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट आंसर्स हैं। यहाँ रेंज जो होगी 50 to 80 वर्ड्स में आप अपने आप को कन्फाइंड रखिए। और इसमें स्पेशली ये देखा गया है कि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। अब बच्चा क्वेश्चन देखकर इतना एक्साइट हो गया कि उसने पहला वाला पार्ट तो बड़े मन से अटेम्प्ट किया, खूब लिखा उसके बारे में, और फिर सेकेंड वाला पार्ट वो भूल ही गया। तो आपको एक एडवाइस है मेरी कि जब भी आप कोई आंसर लिख लें, नेक्स्ट आंसर पर जंप करने से पहले एक बार आप ये इंश्योर कर ले कि क्या मैंने अपना पहले वाला क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया है। और अगर आपको लगे कि हाँ यार पूरा अटेम्प्ट हो गया, मेरे दोनों पार्ट्स या 3 पार्ट्स जो मुझसे पूछे गए थे वो तीनों पार्ट्स या मेरे दोनों पार्ट्स मेरे इसमें आ गए हैं आंसर में, तो फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज जो बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, जो मुझे लग रहा है कि मुझे इस पर फोकस करना चाहिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके 3 पार्ट्स हैं। तो आपका आंसर लिखने का तरीका भी बेटा 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इस वाले पार्ट का आप आंसर यहां लिख लेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर सेकंड वाले पार्ट को आप यहां अटेम्प्ट करेंगे और थर्ड वाले पार्ट को आप अलग अटेम्प्ट करेंगे। यानी आपका जो इवैल्यूएटर है उसको क्लियरली दिखना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1 नंबर मैंने यहां दिया, 1 नंबर मैंने यहां दिया और 1 नंबर मैंने यहां दिया, टोटल मैंने इस बच्चे को 3 नंबर दे दिए। तो ये क्लैरिटी आप अपने इवैल्यूएटर के लिए छोड़िए। अंडरस्टूड? इसके बाद फिर से छोटी छोटी चीजें आ गई हैं। जैसे मैंने बताया कि 50 to 80 वर्ड से ज्यादा अपने आंसर को ना लिखें। जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको अटेम्प्ट करें, कोई भी पार्ट आप इसमें अनअटेम्प्टेड ना छोड़े। मैंने लिखा है बाय मिस्टेक कोई भी पार्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त जब रिजल्ट आता है तो एक एक नंबर हमारे लिए बेहद कीमती होता है। अब इसके बाद सेक्शन डी की बारी आती है। सेक्शन डी को मैं हमेशा एक बहुत ही इजी सेक्शन मानती हूं। क्यों? क्योंकि आपको सारे आंसर्स तो उसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन में मिलेंगे जिसका नाम है सेक्शन डी। ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन केस बेस्ड क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट है। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, और हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। बहुत ही इजी, क्योंकि आंसर सारे ऊपर वाले क्वेश्चन जो पैराग्राफ आपको दिया है, आपको आंसर मोस्टली उसी में मिल जाएंगे। तो यहां मैंने लिखा भी है कि इट इज वेरी इजी सेक्शंस, क्योंकि ज्यादातर आंसर आपको अपने पैराग्राफ में या जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिया है उसी में ही आपको मिलेंगे। और इस क्वेश्चन को
2 या 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है और हर एक पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो आप भी जब आंसर लिखें, ए उसका आंसर, बी उसका आंसर, सी उसका आंसर, तो आप भी धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ आंसर्स लिखिए, जिससे आपके इवैल्यूएटर को आपको नंबर देते समय खुशी हो, उसको परेशानी में आपको नंबर ना देना पड़े, उसको ढूंढना ना पड़े आपके आंसर्स कि बच्चे ने आंसर लिखे कहाँ हैं, किस तरीके से आंसर लिखे हैं। तो जितनी क्लैरिटी के साथ आप आंसर लिखेंगे, उतना ही आप अपने इवैल्यूएटर को सेटिस्फाई करते हो अपने आंसर्स के साथ, और उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में जरूर आता है, राइट। लास्ट में हम आ जाते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई कहता है इसमें लेंथी आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स का ये सेक्शन है। इसमें आपके क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 33 तक होंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और यहां पर जो आंसर्स की जो रेंज है वो 80 से 120 वर्ड्स तक आपको देनी है। हाँ, जैसे मैंने पहले ही बोला, सेक्शन सी और सेक्शन ई में डायग्राम्स कंपलसरी हैं, पूछे जाए या ना पूछे जाए। और देखिए यहां पर सबसे अच्छी चीज ये है कि सीबीएसई बहुत लिबरल है अपने बच्चों के साथ में। तो जब उसको पता है कि भाई 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बाय चांस अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसके 5 नंबर उसके हाथ से निकल जाएंगे। तो सीबीएसई ने भी क्या किया, यहां हर क्वेश्चन के साथ में चॉइस दे दी है, और इतना ही नहीं, हर क्वेश्चन में भी वो सब पार्ट्स दे देते हैं। तो एक क्वेश्चन उसके सब पार्ट्स, उसमें भी चॉइस दे दी और करके। तो आपके ऊपर है, आपको जो क्वेश्चन आसान लगे, इजी लगे, मार्क्स फेचिंग लगे, मार्क्स आपको देने वाला लगे, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सिंपल। अब देखिए ये कुछ इनसाइडर टिप्स हैं, ठीक है, वैसे कुछ नया नहीं है। मैंने जब से ये आपकी क्लास लेनी शुरू करी है या जब से मैंने आपसे बात करना शुरू किया है, हम बार बार इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं। क्या है कि देखिए, जहां आपको जरूरी लगे आप नीट एंड प्रॉपरली लेबल डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम सेक्शन सी और सेक्शन डी में कंपलसरी हैं। आप कोशिश कीजिए कि नया सेक्शन, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया और लास्ट के कुछ 5-6 लाइंस बच गई हैं, तो आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, आप नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करें। अंडरस्टूड? एक सेक्शन खत्म हो गया तो नया सेक्शन आपको कहां से शुरू करना है, नए पेज से। तो यहां लिखा है आप अटेम्प्ट कीजिए नया सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज। और अगर आप का जो पेपर है वो टाइमली फिनिश हो जाता है तो आप बिल्कुल भी हड़बड़ी में ना रहिए कि मुझे बाहर भागना है। अरे भाई, बाहर तो आप जाओगे ही जाओगे, और वैसे भी आपका जो इन्विजिलेटर है आपके रूम में वो आपको टाइम से पहले जाने नहीं देगा। तो अपना ये टाइम इस चीज में वेस्ट ना करें कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी से पूछने की कोशिश ना करें कि उसने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, क्योंकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि जो मैंने लिखा है वही राइट है। तो जब भी आप अपने एग्जामिनेशन रूम में जाएं, आप अपने साथ अपना कॉन्फिडेंस लेकर के जरूर जाएं, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू मेक यू अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द क्राउड। भीड़ से आपको एक अलग आदमी आपका कॉन्फिडेंस ही बनाता है, राइट? यस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत कम लोग इस पॉइंट को कवर करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में एक स्पेशल एक लाइन लिखी हुई है, हाईलाइटेड होती है वो लाइन, बोल्ड लेटर्स में लिखी होती है कि दिस क्वेश्चन इज फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, बिकॉज वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। दैट क्वेश्चन इज फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स ओनली। तो अगर आपको कहीं ये लाइन दिखाई दे, उसके नीचे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। अंडरस्टूड? तो आप इसको जो है अपने दिमाग में जरूर रखिए, प्लीज डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है? फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ क्लियर नहीं किए, क्लियर इन द सेंस मैंने इंक्लूड ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं आपको 10th क्लास का जो साइंस का पेपर जब हुआ था हमारे 10th के बच्चों के लिए, कुछ पॉइंट्स मैंने
उसी वीडियो में कवर किए थे, जैसे कि आंसर शीट को कैसे भरना है। आप जब अपने साथ में एग्जामिनेशन सेंटर में पाउच लेकर के जाते हो, स्टेशनरी पाउच, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो स्टेशनरी का पाउच आपका कैसा होना चाहिए। तो कुछ एक पॉइंट्स जो हैं हमने यहाँ रहने दिए हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर रेफर कीजिए, ठीक है। मैं आपसे हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि हमें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे बच्चों ने पूरे साल भर हम पर भरोसा दिखाया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस भरोसे को और अपने कॉन्फिडेंस को अपने साथ लेकर के कहाँ जाएंगे, अपने एग्जामिनेशन हॉल में। और बस फिर कोई भी आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, और सफलता के पथ पर आपको विज्ञान पथ हमेशा अपने साथ मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार।